एपिसोड 68। इस समय वे अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग भी गंभीर दिख रहे थे। ये किस प्रकार की जादुई शक्ति है जो ताओवाद और जादुई शक्ति का इतनी कुशलता से उपयोग कर सकती है? ये व्यक्ति कहाँ से आया और मैंने उसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? क्या ये हो सकता है कि निचले क्षेत्र के भिक्षु भी कहीं से आते हों? यह असंभव है। इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति निम्न 3 लोकों में कैसे प्रकट हो सकता है? निचले 3 क्षेत्र 9 महाद्वीपों में दूसरे सबसे बड़े हैं। हर 9 महाद्वीप सम्मेलन में निचले 3 क्षेत्रों के भिक्षु केवल परिधि पर ही काम कर सकते हैं और शायद ही कभी आंतरिक मंडल तक पहुंच पाते हैं। यहाँ तक कि अखाड़े की लड़ाई में भी केवल कुछ ही भाग ले सकते हैं और सर्वोत्तम परिणाम केवल 900 से अधिक होता है। मध्य 3 प्रदेशों के शेनडोंग क्षेत्र में हजारों सालों से फैंगचेन का दिखाई देना दुर्लभ है। कोई दूसरा कैसे हो सकता है? झाओ शिमाई भी डुआनमू बैक्सुए की जादुई शक्ति से हैरान था। उसने शुरू में सोचा था कि वह 9 प्रांतों में सबसे पसंदीदा लोगों में से एक है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसे अनगिनत लोग हैं जो उससे भी अधिक दुष्ट हैं। मुझे अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है, उसने मन ही मन सोचा। बाय बाय की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन 10 हिम ड्रैगन संरचनाओं की शक्ति के बारे में सोचने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाया, हमला करो। टकराना। बर्फ के ड्रैगन ने दहाड़कर परी युंकाई को मार डाला। परी युंकाई भी तांग दाओ को अपने हाथ में पकड़ती है और बर्फ ड्रैगन से लड़ने से डरती नहीं है। हर बार जब वह तलवार पर वार करती तो बर्फ के ड्रैगन का विशाल शरीर कांपने लगता और शक्ति के विस्फोट के परिणामस्वरूप उसके आसपास के सभी लोग पीछे हट जाते। बर्फ के ड्रैगन के शरीर से बर्फ की मोटी परतें गिरती रहीं और हर बार जब उस पर चाकू से वार किया जाता तो वह चिल्लाने लगता। संरचना को नियंत्रित करने वाले 10 लोग भी कांप उठेंगे और पीले पड़ जाएंगे। ये देखकर बाय बाय को समझ में आ गया कि अगर वह आगे बढ़ता रहा तो ज़ूतियानलोग फॉर्मेशन के लिए टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने एक बड़ा धनुष निकाला, जबकि पानी की बूंदें उनके हाथों में इकट्ठा होती रहीं। बड़े धनुष को खींचते ही पानी की बूंदें पानी के तीर में बदल गईं और डुआनमू बैक्स्यू की ओर चलीं। जल बाण शून्य को भेदता हुआ भयानक शक्ति के साथ फूट पड़ा। डुआनमू बैक्स्यू ने स्वाभाविक रूप से इस तीर के खतरे को महसूस किया और बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने उसे अपने हाथ में लेकर पलटा और उसके हाथ में एक घंटी प्रकट हुई और उसने उसे फेंक दिया। घंटी हवा में बढ़ती रही और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पानी के तीर लगे, लेकिन रक्षा पंक्ति को भेद नहीं सके। लेकिन दूसरी ओर मौजूद बर्फ के ड्रैगन ने भी डुआनमू बैक्स्यू के ध्यान भटकने का फायदा उठाया और अपनी पूंछ हिलाकर परी कयुन पर प्रहार किया, जिससे वह कई फीट दूर उड़ गई। ये वही है जो बाय बाय चाहती है, जिससे डुआनमू बैक्स्यू गठन को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो जाता है। ये देखकर कि यह काम कर गया, वह गर्व से मुस्कुराया, उस स्थान से गायब हो गया और दूसरी ओर जाकर दूसरा तीर चलाता हुआ दिखाई दिया। उसे जो करना है वह है डुआनमू बैक्स्यू को लगातार परेशान करना ताकि वह संरचना को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित न कर सके। डुआनमू बैक्स्यू बहुत क्रोधित थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। बाय बाय हमेशा अपने क्षेत्र की परिधि में रही है, यहाँ तक कि अगर वह प्रतिद्वंद्वी पर हमला करना चाहती भी है तो वह ऐसा नहीं कर सकती। हालांकि डुआनमू बैक्स्यू की जादुई शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी और भले ही वह विचलित हो, फिर भी उसका ऊपरी हाथ था। बाय बाय चिंतित नहीं दिखी और परेशान करना जारी रखा, लेकिन डुआनमू बैक्स्यू थोड़ा अधीर था। वह बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। उसने परी कयुन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वह इस टूटी हुई संरचना को तोड़ नहीं सकी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फैंगचेन अभी भी देख रहा है। वह अब और पीछे नहीं हटना चाहती थी और उसने अपना अंतिम उपाय अपनाने की योजना बनाई। यद्यपि इस कदम में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होगी, फिर भी वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकती थी। लेकिन जब वह अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करना चाहती थी तो उसने पाया कि उसकी गतिविधियां अवरुद्ध हो गई थीं। डुआनमू बैक्स्यू दंग रह गया और चारों ओर देखने लगा। मैंने पाया कि दुनिया किसी समय बर्फ और हिम में बदल गई थी और यहाँ तक कि उसका शरीर और युंकाई परी भी सफेद बर्फ की मोटी परत से ढक गए थे। वह इसे झटक देना चाहती थी, लेकिन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि इसका कोई असर नहीं हुआ। इस क्षण उसे एहसास हुआ कि असली शक्ति बर्फ ड्रैगन नहीं बल्कि बर्फ थी। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि अब बहुत देर हो चुकी है। डुआनमू बैक्स्यू को ये पता चलते देख बाय बाय जोर से हंस पड़ी और बोली, मुझे अभी पता चला, बहुत देर हो चुकी है। वह चिल्लाया, पूरी ताकत से हमला करो, उसे फंसाओ।
स्वाभाविक रूप से उसे दुवानमू बेक्सू को मारने के लिए व्यक्तिगत रूप से आना पड़ा। इस मामले में वह निश्चित रूप से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होगा। इसके बारे में सोचो, एक सर्वोच्च दुष्ट को मार डालो जो ताओवाद के तीसरे स्तर तक जाग गया है। यह एक ऐसा नाम है जो हमेशा के लिए रहेगा। जरा सोचिए, वह कितना उत्साहित था। दुआनमू बेक्सू अभी भी विरोध करना चाहता है, लेकिन 10 आदमियों के समूह का झंडा लहराया। समूह में तापमान फिर से गिर गया। दुआनमू बेक्सुए पर बर्फ जमने लगी। चाहे उसने कितनी भी मेहनत की हो, उसका कोई असर नहीं हुआ। ठंड ने न केवल उसके शरीर को सील कर दिया, बल्कि उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा भी जमा दी। उसी समय बाय बाय आ पहुंची। मेरे हाथों मर पाना, बाय बाय, एक आशीर्वाद माना जा सकता है जिसे तुमने 8 जन्मों तक अर्जित किया है। उसके हाथ में पकड़ी लंबी तलवार दुआनमू बेक्सुए की गर्दन पर तान दी और तेजी से उसमें घुस गई। दुआनमू बेक्सुए का दिल अचानक ठंडा हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह नाले में डूब जाएगी और इस निचले क्षेत्र में पराजित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके मंगेतर फैंग चेन यहाँ हैं, जो उसके लिए बहुत शर्म की बात है। जल्द ही लंबी तलवार दुआनमू बेक्सू की गर्दन से केवल 1 फुट की दूरी पर थी। जल्द ही स्वर्ग से आए सुंदरियों की एक पीढ़ी यहाँ नष्ट हो जाएगी। टकराना। जू तियानलोंग संरचना पर अचानक एक तलवार का निशान गिरा। कौन है ये? बाय बाय क्रोधित हो गई और तलवार की दिशा में देखने लगी। लेकिन जब उसने तलवार का वार देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। उस तलवार के वार से आधी दुनिया देवताओं में और आधी राक्षसों में बदल गई। और मैं इस वध करने वाली बाय बाय से बहुत परिचित हूँ। ये जादुई शक्ति है जिसका उपयोग फैंग चेन ने उस समय किया था। ये वही है। बाय बाय की अभिव्यक्ति बदसूरत थी, लेकिन ये जल्द ही एक व्यंग्य में बदल गई। 7वें स्तर से नीचे कोई भी 10 नो ड्रैगन संरचनाओं को नहीं तोड़ सकता है जब तक कि उन्हें संरचना की आंख न मिल जाए। जिस दिशा में आप काट रहे हैं वह स्पष्ट है। ये संरचना की आंख है। उसकी आंखें अचानक बहुत बड़ी हो गईं और सदमे से उसका मुंह लगभग जमीन पर खुला रह गया। यहाँ तक कि दुआनमू बेक्सुए पर हमला भी थोड़ा रुक गया। ये कैसे संभव है? वह संरचना की आंख का स्थान कैसे देख सकता है? यहाँ तक कि 5वीं और 6ठी कक्षा का जादूगर भी इसे कम समय में पता नहीं लगा सकता है। वह दहाड़ उठा, लेकिन किसी ने उसे इसका उत्तर नहीं बताया। इस प्रहार से 10 हिम ड्रैगन संरचना 2 भागों में विभाजित हो गई तथा संरचना में उपस्थित सभी लोग इसके परिणाम से तुरंत ही चकित रह गए। बाय बाय और दुआनमू बेक्सुए ने भी ऐसा ही किया और उन्हें जोर से जमीन पर पटक दिया। लेकिन जब दुआनमू बेक्सू जमीन पर गिरने ही वाली थी तो किसी ने उसे गले लगा लिया। स्वाभाविक रूप से सभी ने उस आकृति पर ध्यान दिया, लेकिन अब धुआं हवा में फैल रहा है और किसी को नहीं पता कि यह किसने किया। केवल झाओ शिमाई का नाजुक शरीर कांप उठा। वह उस आकृति से बहुत परिचित थी। फैंग चेन के अलावा वह और कौन हो सकता है? दुआनमू बेक्सुए को लगा कि कोई गर्म और भरोसेमंद शरीर उसकी रक्षा कर रहा है। उसने धीरे से ऊपर देखा और फैंग चेन का ठंडा और कोणीय चेहरा देखा। इस समय वह थोड़ी पागल सी हो गई थी। क्या उसने सचमुच मुझे बचाया? क्या उसके मन में भी मेरे लिए भावनाएं हैं? वह फिर से बेतहाशा सोचने लगी। फैंग चेन ने देखा कि दुआनमू बेक्सू उसे असमंजस से देख रही है, लेकिन उसने ये पूछने में ज्यादा नहीं सोचा, क्या तुम ठीक हो? जब दुआनमू बेक्सू इस समूह द्वारा फंस गया तो फैंग चेन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने देवताओं और राक्षसों की अपनी आध्यात्मिक आंखें खोली और उस संरचना को तोड़ने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। सौभाग्यवश उसकी दिव्य और आसुरी आध्यात्मिक आंखें इतनी शक्तिशाली हैं कि वह दोष ढूंढ लेता है। इसलिए जब दुआनमू बेक्सू इस संकट में था तो उसने कार्रवाई की। आखिरकार दुआनमू भाई बहन उसके प्रति दयालु थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। नहीं, सब ठीक है। दुआनमू बेक्सू को आखिरकार होश आया और उसने शर्म से कहा। फैंग चेन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। कौन है ये? तुमने मेरे अच्छे कामों को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? बाय बाय शर्मिंदगी से खंडहर से उठ खड़ी हुई और गुस्से से दहाड़ने लगी। फैंग चेन ने दुआनमू बेक्सू को नीचे रखा और हल्के से कहा, क्यूशु में एक शीर्ष शक्ति के रूप में तियानेक्सू पवित्र संप्रदाय केवल कुछ लोगों को अधिक से अधिक धमका सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े संप्रदाय ने अपनी वर्तमान उपलब्धियां केवल ऐसी गंदी चालों पर भरोसा करके हासिल की हैं? ये देखकर कि किसी ने उसके तियानेक्सू पवित्र संप्रदाय को चुनौती देने का साहस किया है, बाय बाय ने तुरंत गुस्से से कहा, किस तरह का कमीना तियानेक्सू पवित्र संप्रदाय को अपमानित करने की हिम्मत करता है? क्या मैंने कुछ गलत कहा?
तियानिक्सुई पवित्र संप्रदाय हमेशा से ऐसा ही रहा है। फैंग चेन बिल्कुल भी डरा नहीं और शांति से कहा, आप कौन हैं? बाई बाई ने गुस्से से कहा, मैं कौन हूँ? फैंग चेन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं फैंग चेन हूँ। उसने अपने चेहरे के सामने हाथ हिलाया और कोहरा छंट गया तथा उसका असली रूप सामने आ गया। जब उन्होंने फैंग चेन का सुंदर चेहरा देखा तो सभी ने उसे तुरंत पहचान लिया। आखिरकार जब वह बाहर थे तो उनकी आभा शीर्ष बलों की तुलना में ज्यादा कमजोर नहीं थी। वह अंततः आंतरिक घेरे में आ गया। ये वास्तव में वही है। झाओ शिमाई ने जटिल भाव से फैंग चेन की ओर देखा। वह सचमुच यहाँ है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आने के बाद जब वे पहली बार मिलेंगे तो वे उसे एक अन्य महिला को बचाते हुए देखेंगे। जब दुवानमू बैक्स्यू शांत हुई तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था, मैं ये काम अकेले कर सकती हूँ। हालांकि अभी यह खतरनाक था, उसके हाथ में कई जीवन रक्षक कार्ड थे और बाय बाय उसे मार नहीं सकती थी। बेशक वह बहुत आभारी थी कि फैंग चेन उसे बचाने के लिए तैयार था। फैंग चेन ने कहा, मुझे पता है कि आपके पास एक बैकअप योजना है, लेकिन अगर आप इसका उपयोग यहाँ करेंगे तो ये बेकार हो जाएगी। इस समय बाय बाय ने दहाड़ते हुए कहा, फैंग चेन, तुम मेरे तियानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय के खिलाफ जाना चाहते हो। यह मत सोचो कि मेरा तियानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय वास्तव में तुमसे डरता है। फैंग चेन की उपस्थिति ने सभी का ध्यान आकर्षित किया, जिससे वह बेहद क्रोधित हो गया। विशेषकर जब उसने एक तलवार से संरचना को तोड़ा तो वह तुरंत ही एक पन्नी बन गया। अब बाहरी दुनिया निश्चित रूप से फैंग चेन की हरकतों से हैरान होगी और मैं फैंग चेन हूँ शब्द निश्चित रूप से पूरे क्यूशू में फिर से गूंजेंगे। उसका अनुमान सही निकला जब उसने फैंग चेन को अपनी तलवार से संरचना को तोड़ते देखा। यहाँ तक कि झाओ पिंगफान भी एक पल में अपना संयम खो बैठा। संप्रदाय के नेता के रूप में वह स्नो स्काई ड्रैगन 10 संरचनाओं की शक्ति को जानता था, लेकिन जिस संरचना पर उसे गर्व था उसे फैंग चेन ने एक तलवार से आसानी से तोड़ दिया। मैंने वास्तव में इस आदमी को कम आंका था। झाओ पिंगफान ने फैंग चेन को अधिक से अधिक जटिल आंखों से देखा। अन्य लोग भी फैंग चेन की तलवार से हैरान थे, विशेष रूप से लुओ तियानियू साधक, जो 10 हिम ड्रैगन संरचनाओं की शक्ति को जानता था, ने फैंग चेन को आश्चर्य और सदमे से देखा। उसने वास्तव में एक तलवार से स्नो स्काई ड्रैगन की 10 संरचनाओं को तोड़ दिया। हे भगवान, ये कैसे संभव है? ये तियानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली 10 पुरुष गठन है। मुझे नहीं पता कि इस संरचना से कितने प्रतिभाशाली लोग निराश हुए होंगे। वे वास्तव में उसकी तलवार से टूट गए थे। कई लोग आश्चर्यचकित होकर बोले, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो भिक्षु 10 हिम ड्रैगन संरचनाओं की शक्ति को नहीं जानते थे, वे भी उस दृश्य को देखकर गहरे सदमे में थे, जहाँ फैंग चेन ने अभी अभी अपनी तलवार से संरचना को तोड़ दिया था। क्या ये वह प्रतिभा है जो ताओवाद के तीसरे स्तर तक जागृत हो गई है? अफवाहों की तरह ही वह अत्यंत दुष्ट है। तियानियू दिव्य संप्रदाय। टोंगटियन की अभिव्यक्ति जटिल थी और वह नहीं जानता था कि क्या कहना है। ये स्पष्टतः उनके तियानियू दिव्य संप्रदाय का शिष्य था, लेकिन उसे स्वयं संप्रदाय से बाहर निकाल दिया गया था। अतीत में वह अपनी तेज नज़र और लोगों के बारे में सटीक निर्णय लेने की क्षमता का बखान करता था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक गलत कदम के कारण तियानियू दिव्य संप्रदाय एक शीर्ष प्रतिभा को खो देगा जो संप्रदाय को हजारों वर्षों तक अमर बना सकता था और यहाँ तक कि उच्च स्तर तक पहुँच सकता था। कुआं दूसरी चोटी के नेता यंग किंगजियांग ने जब टोंगटियन को खेद प्रकट करते देखा तो उसने धीरे से आह भरी। यदि मुझे ये पता होता तो मैं ऐसा क्यों करता। केवल वे ही नहीं, लुओशिन संप्रदाय के नेता लुओ बादाओ को भी इस समय खेद हुआ। ये स्पष्ट था कि वह क्यूशू सम्मेलन में अपने लुओशेन संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर सकते थे, लेकिन क्योंकि संप्रदाय के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें निचले क्षेत्र से आने वाला मानते थे, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें वहां से चले जाने के लिए मजबूर किया। ये सोचकर वह क्रोधित हो गया और चिल्लाया, संप्रदाय के सभी मुख्य बुजुर्गों और उससे ऊपर के लोगों का 10 साल का वेतन काट लिया जाएगा। एल्डर होंगजन लिंगहोंग संप्रदाय में वापस आ जाएगा और मुख्य बुजुर्ग बन जाएगा। जब उन मुख्य बुजुर्गों ने लुओ बादाओ की अचानक सजा सुनी तो उन्होंने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। वे समझ गए कि यह वह क्षण था जब लुओ बा क्रोधित था और जो कोई भी उसके माथे को छुएगा वह बदकिस्मत होगा। केवल होंग जिनलिंग ही जटिल दिखे। वह शुरुआत में फैंग चेन के बारे में बहुत आशावादी थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन इस मुकाम तक पहुंच सकता है। सबकी निगाहें इस युवक पर टिकी थीं। फैंग चेन गर्व से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा था
उसके साथ डुआनमू बाइक्स्यू भी चल रहा था। उसने बाई बाई की ओर ठंडी निगाह से देखा और शांति से कहा, मेरे खिलाफ जाओगी तो क्या? जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा स्थान सन्नाटे में डूब गया। फैंग चेन के शब्द निस्संदेह क्यूशू में पहले संप्रदाय के साथ युद्ध की घोषणा थे। लेकिन कोई भी यह नहीं सोचता कि फैंग चेन अपनी क्षमताओं को अधिक आंक रहा है, क्योंकि उसके पास ये क्षमता है। इसके पीछे कोई और कारण नहीं है, इसके पीछे मास्टर दानव पूर्वज है। यहाँ तक कि झाओ पिंगफान ने भी ये सुनकर ऐसा नाटक किया जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना हो। दानव पूर्वज शांत दिखे और उन्हें त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय के खिलाफ फैंग चेन के उकसावे की परवाह नहीं थी। बाय बाय और भी क्रोधित हो गई, ऐसा मत सोचो कि तुम अपने पीछे राक्षस पूर्वज के साथ जो चाहो कर सकते हो। फैंग चेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जो चाहो करो, जो चाहो वो कौन कर रहा है? उन्होंने बाय बाय को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को धमकाने के लिए करते हैं, कुछ लोगों को अधिक धमकाते हैं। यह पाखंड है। आप कितने महान नेता हैं, आप कितने गौरवशाली व्यक्ति हैं। क्या त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय के सभी प्रतिभाशाली लोग आपकी तरह बेशर्म हैं? उसे त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय फैंग चेन के बारे में अच्छी धारणा नहीं है। पिछली लड़ाई में दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे कोई सम्मान नहीं देगा। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा स्थान सन्नाटे में डूब गया। बोल्ड, आप मेरे त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय को अपमानित कर रहे हैं। बाय बाय क्रोधित है। गति विस्फोट। चौथे स्तर के भयानक खेती स्तर ने दुनिया को तुरंत हिला दिया। क्या होगा अगर मैं तुम्हें अपमानित करूं? फैंग चेन को बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि उसकी पीठ के पीछे एक दाओवेन प्रकट हुआ, जो तीसरे स्तर का दाओवेन जादुई शब्द दाओवेन था। डुआनमू बैक्स्यू ने ठंडी सांस ली और तीसरे स्तर के दाओवेन तलवार शब्द दाओवेन प्रदर्शित किया गया। तीसरे स्तर के दाओवेन के साथ दो प्रतिभाशाली लोग दर्शकों में एक साथ खड़े थे। भले ही बाय बायवेन चौथे स्तर पर था, लेकिन उसकी गति तुरंत 3 अंकों से दब गई। यहाँ तक कि सबसे मजबूत नियान जी और जियान हुओ के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे, और इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वे उन्हें एक के खिलाफ 2 में हरा पाएंगे। बाय बाय के पीछे खड़े 10 लोगों के हाव भाव थोड़े बदल गए और वे कुछ कदम पीछे हट गए। वे अकेले डुआनमू बैक्स्यू से निपटने का साहस कर सकते हैं, लेकिन 2 शीर्ष प्रतिभाओं के खिलाफ, जिनके पास तीसरे स्तर का दाओवेन भी है, वे जानते हैं कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। बाय बाय का चेहरा बेहद बदसूरत था, और उसके प्रसिद्ध होने का मौका फैंग चेन ने बर्बाद कर दिया। और यह पहली बार नहीं है। झाओ शिमाई पर फैंग चेन की पिछली जीत ने उसे अंधेरे में छोड़ दिया था। अब जबकि उसने फिर से अपनी ही रोशनी छीन ली है, तो वह नाराज और क्रोधित क्यों नहीं होगा? यदि वह अपमानित होकर वापस नहीं जाता तो वह सचमुच इसे सहन नहीं कर पाता। उसने फैंग चेन और डुआनमू बैक्स्यू को घूरा और अचानक कुछ सोचा, मुस्कुराते हुए, क्यों तुमने अचानक एक कदम उठाया? क्योंकि तुम हमारे संप्रदाय के संत को नहीं पा सके, इसलिए तुम अन्य सुंदरियों के प्यार में पड़ गए। तुम बहुत सस्ते हो। झाओ शिमाई, जो दूर था, ने ये सुना और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई। बाय बाय, तुम क्या बकवास कर रही हो? लेकिन बाय बाय पागलपन की कगार पर था। उसने झाओ शिमाई की बातों को नजरअंदाज किया और आगे कहा, एक छोटा सा निचले दर्जे का साधक अभी भी ऊंची शाखा पर चढ़ना चाहता है। फैंग चेन, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक नीच कमीने हो, एक कमीने जिसे दूसरों ने त्याग दिया है। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अंत में तुम्हें त्याग दिया जाएगा। चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली हो या कितने भी मजबूत हो, आपकी पहचान वही है, और यह आपकी पहचान है जिसे आप अपने जीवन में कभी नहीं बदल सकते। एक घटिया इंसान। इसीलिए संत तुम्हें तलाक देंगे, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। वह और अधिक उग्रता से गालियां देने लगा और अधिक उत्तेजित हो गया। लेकिन वह ये भूल गया कि इस समय बाहरी दुनिया ये दृश्य देख रही थी। उनके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द को जियोझो के लोगों ने सुना, और मध्य 3 क्षेत्रों और निचले 3 क्षेत्रों के साधक अत्यंत कुरूप दिखाई दिए। बाय बाय फैंग चेन को नहीं डांट रही थी, बल्कि उन्हें भी डांट रही थी। पीछे पीछे आया युवा साधक बहुत क्रोधित हुआ और उसने भी डांटा, लेकिन पास में खड़े वरिष्ठों ने उसे दबा दिया। मध्य और निचले क्षेत्रों में किसी ने कुछ नहीं कहा, वे केवल दिखावा करते रहे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। झाओ पिंगफान भी बहुत शांत था, और उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि बाय बाय के शब्द इन ताकतों को नाराज कर देंगे। ये ताकत से लाया गया आत्मविश्वास है। मध्य और निचले क्षेत्रों के मजबूत लोग जानते हैं कि वे त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय के सामने कुछ भी नहीं हैं। दूसरा पक्ष अपने बुजुर्गों को भेजकर उनके संप्रदाय को नष्ट कर सकता है,
इसलिए उन्हें इसे सहन करना चाहिए और ये दिखावा करना चाहिए कि कुछ हुआ ही नहीं। यह अपमानजनक है, लेकिन यह वास्तविकता है। उन्होंने फैंग चेन की ओर देखा और इस समय उन्हें सहानुभूति की भावना महसूस हुई। फैंग चेन शांत था और बाय बाय के अपमान के जवाब में उसकी प्रतिक्रिया में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। बाय बाय के डांटने के बाद वह बोला, नीच व्यक्ति। हाँ, उसने बाय बाय को उदासीनता से देखा और कहा, आप वास्तव में महान स्थिति की हैं। आप 9 प्रांतों में सबसे मजबूत राज्य में पैदा हुई थी और आप शीर्ष संप्रदाय की शीर्ष प्रतिभा बन गई हैं। ये सुनकर बाय बाय ने घमंड से कहा, ये जानकर अच्छा लगा। हाँ, फैंग चेन हंसा और उसकी हंसी व्यंग्य से भरी थी। तुम किस बात पर हंस रहे हो? बाय बाय ने भौहें सिकुड़ी। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं एक निम्न वर्ग का व्यक्ति हूँ और अब मैं भी तुम्हारे साथ एक ही भूमि पर खड़ा हूँ। मेरी प्रतिभा और शक्ति तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही है, लेकिन तुम्हारे पास मुझसे निपटने का कोई तरीका नहीं है और तुम केवल मुझे दबाने के लिए अपने तथाकथित पद का उपयोग कर सकते हो। तुम क्या हो? एक उच्च वर्ग का व्यक्ति जो निम्न वर्ग के लोगों की तुलना में कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें क्या कहूँ? एक ऐसे व्यक्ति को जो एक नीच व्यक्ति से भी अधिक नीच है। क्या कहा आपने? बाय बाय बहुत क्रोधित हुई। उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ। फैंग चेन ने उसे शांति से देखा और आगे कहा, मुझे वास्तव में नहीं पता था कि तुम इतने घमंडी हो। लुओ तियान डोमेन से ऊपर भी बड़े डोमेन हैं। अगर तुम्हें स्टेटस की तुलना करना इतना पसंद है तो तुम उन लोगों के साथ तुलना क्यों नहीं करते? अंत में अचानक ज्ञान की झलक के साथ उन्होंने कहा, अब मैं समझ गया। तुम केवल उन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का साहस करते हो जो तुमसे कमजोर हैं। बाय बाय का चेहरा नीला और लाल हो गया, लेकिन फिर उसने व्यंग्य करते हुए कहा, पहचान ही सब कुछ तय करती है। यह एक अपरिवर्तनीय तथ्य है। अब जब ज्यूझोउ से ऊपरी डोमेन तक का मार्ग बंद हो गया है तो लुओ तियानियो यहाँ सबसे मजबूत है। अगर तुम में हिम्मत है तो ऊपरी डोमेन से किसी को मेरे सामने आने दो। तो क्या हुआ अगर मैं खुद को एक नीच व्यक्ति कहता हूँ? तो क्या हुआ अगर मैं घुटने टेक देता हूँ? हजारों साल पहले क्यूशू से ऊपरी क्षेत्रों तक जाने के लिए वास्तव में एक मार्ग था, लेकिन ज्यूझोउ के ऊपरी क्षेत्र में एक महान युद्ध चल रहा था और ज्यूझोउ ने पहले ही युद्ध में मदद करने के लिए ऊपरी क्षेत्र में मजबूत लोगों को भेज दिया था। लेकिन किसी अज्ञात कारण से ऊपरी क्षेत्र का मार्ग नष्ट हो गया और ज्यूझोउ पूरी तरह से बंद हो गया। तब से ऊपरी क्षेत्र से बहुत कम लोग ही यहाँ आए हैं और युद्ध में मदद करने के लिए ऊपरी क्षेत्र में गए 90% शक्तिशाली लोग युद्ध में ही मारे गए और शेष 10% कभी वापस नहीं आए। और यही कारण है कि बाय बाय इतनी आश्वस्त है। सच में। लेकिन इस समय दुआनमू बैक्सुए बोल पड़ी। उसने बाय बाय को ठंडे भाव से देखा और कहा, मैं ऊपरी डोमेन से हूँ, तियानान डोमेन में दुआनमू परिवार से, दुआनमू बैक्सुए। उसके हाथ में एक जेड पट्टिका थी जिस पर 2 प्राक्षर दुआनमू अंकित थे। जेड टोकन से हल्की हरी रोशनी निकलती है और पहली नज़र में यह असाधारण लगता है, लेकिन जब टोकन बाहर आया तो पूरी जगह सन्नाटा छा गया। तियानान क्षेत्र, दुआनमू परिवार। जो कोई भी तियानान क्षेत्र के बारे में जानता है वह दुआनमू परिवार के बारे में भी जानता होगा। ये परिवार लड़ाई के लिए मशहूर है। जहां भी युद्ध होगा वे वहां मौजूद रहेंगे। तार्किक रूप से कहें तो ऐसा परिवार अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता। हालांकि दुआनमू परिवार हजारों वर्षों से अस्तित्व में है और न केवल इसमें गिरावट नहीं आई है बल्कि यह अधिक से अधिक समृद्ध होता गया है। हजारों वर्ष पहले से ही ये तियानान क्षेत्र की शीर्ष शक्तियों में से एक थी। बाहरी दुनिया की शीर्ष शक्तियां जैसे झाओ पिंगफान सभी उठ बैठी और सभी प्रकार की भयावह आभाएं फूट पड़ी। दुआनमू परिवार ज्यूझोउ में सबसे शक्तिशाली साधक होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि दुआनमू परिवार कितना शक्तिशाली और भयानक था और वे जानते थे कि दुआनमू परिवार के बच्चों की पहचान कैसे की जाए। हालांकि उन्होंने लंबे समय से दुआनमू परिवार से किसी को नहीं देखा था, फिर भी उन्होंने दुआनमू बैक्स्यू के हाथ में टोकन को दुआनमू परिवार के शिष्यों के जेड टोकन के रूप में पहचान लिया। इसके अलावा उसके हाथ में जेड टोकन उच्च श्रेणी का है। यह एक ऐसा टोकन है जो केवल दुआनमू परिवार के मूल वंशजों के पास है। दुआनमू परिवार से कोई लुओ तियानियो के पास क्यों आएगा? झाओ टोंग ने भौहें सिकोड़ी और झाओ पिंगफान को देखा। झाओ पिंगफान के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे और उन्होंने कहा, दुआनमू परिवार युद्ध के लिए नहीं बल्कि गणना के लिए प्रसिद्ध है। उनके यहाँ आने का मतलब है कि उनके आने लायक कोई खतरा या अवसर है। क्या इस बर्फीले गुप्त क्षेत्र में कुछ और भी है जिसे हमने अभी तक नहीं खोजा है?
उन्होंने मूलतः बर्फीले गुप्त क्षेत्र का अच्छी तरह से अन्वेषण किया था और अंदर मौजूद खजाने भी उन्होंने पहले ही इकट्ठा कर रखे थे। आखिरकार बर्फ का गुप्त क्षेत्र हर 15 साल में एक बार खुलता है और इसमें बहुत अधिक खजाने नहीं बचे हैं। बेशक अभी भी कुछ ऐसे गुप्त क्षेत्र हैं जिनकी खोज अभी तक नहीं हो पाई है। लू मिलुए पैलेस ने पहले भी एक नए गुप्त क्षेत्र की खोज की थी, लेकिन ये केवल फैंगचेन के लिए एक लाभ था। गुप्त क्षेत्र के अंदर बाय बाय की अभिव्यक्ति जमी हुई थी और अन्य लोग भी हैरान थे। प्रतिभाशाली होने के कारण वे स्वाभाविक रूप से ऐसी बातें जानते हैं जो अन्य लोग नहीं जानते। त्याननान क्षेत्र में रहने वाले दुआनमू परिवार को स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पता था। इसलिए जब उसने दुआनमू बैक्स्यू के हाथ में टोकन देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने एक ऐसे अस्तित्व को उकसाया है जिसे उसे उकसाना नहीं चाहिए था। बाकी लोग भी हैरानी से दुआनमू बैक्स्यू को देखने लगे और उसी समय उन्हें अचानक एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि दुआनमू बैक्स्यू ने इतनी कम उम्र में तीसरे स्तर के दांवपाठ को जागृत किया। ये पता चला कि वह दुआनमू परिवार की एक उत्कृष्ट प्रतिभा थी। तुम त्याननान क्षेत्र से कैसे हो सकते हो? यह नकली है। ये बिल्कुल नकली है। बाय बाय इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी और इस तथ्य को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पाई। दुआनमू परिवार को नाराज करना बहुत दुखद होगा। उस समय जिउझो ऊपरी डोमेन के समान ही था और दुआनमू परिवार की प्रतिष्ठा पूरे महाद्वीप में गूंजती थी। यद्यपि हजारों साल बाद दुआनमू परिवार को याद करने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है, लेकिन भिक्षुओं की पुरानी पीढ़ी अभी भी उन शब्दों को याद करती है कि दुआनमू परिवार को उकसाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने उन्हें बार बार चेतावनी भी दी कि वे दुआनमू परिवार को नाराज न करें, लेकिन आज वह नाराज था। दुआनमू बैक्स्यू ने बाय बाय को तिरस्कार से देखा और कहा, दुआनमू परिवार का वंशज होने का दिखावा कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने की हिम्मत किस में है? बाय बाय अचानक अवाक रह गई। संप्रदाय के पुस्तकालय में रिकॉर्ड था कि जो लोग दुआनमू परिवार से होने का दिखावा करते थे वे कितनी बुरी तरह मरते थे। उन्हें अभी भी ये शब्द स्पष्ट रूप से याद हैं, कुल की 9 पीढ़ियों को फंसाना जीवन मृत्यु से भी बदतर है और आत्मा बिखरी हुई है। इस समय हर कोई यह सुनिश्चित कर सकता है कि दुआनमू बैक्स्यू की पहचान बिल्कुल सच है। वह उच्च वर्ग से है और उस भयानक परिवार की एक प्रतिभाशाली महिला है। दुआनमू बैक्स्यू। फैंगचेन थोड़ा हैरान था। ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। उसे लगा कि उसने इसे पहले कहीं सुना है, लेकिन एक पल के लिए उसे यह याद नहीं आ रहा था। दुआनमू बैक्स्यू ने कमरे में चारों ओर देखा और अंततः उसकी नज़र झाओ शिमाई पर पड़ी। झाओ शिमाई को थोड़ा उलझन महसूस हुई जब उसने दुआनमू बैक्स्यू की शत्रुतापूर्ण नज़र देखी। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले कभी उसे नाराज नहीं किया था। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह और बाय बाय एक ही कबीले से थे? दुआनमू बैक्स्यू धीरे धीरे फैंगचेन के पास आए और अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। फैंगचेन दंग रह गया और असमंजस में दुआनमू बैक्स्यू को देखने लगा। दुआनमू बैक्स्यू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा, और मेरी एक और पहचान है, वह है फैंगचेन की मंगेतरों में से एक। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका चेहरा ऐसा चमक उठा मानो कुछ गिर गया हो। उसका रूप भी तुरंत बदल गया और सबके सामने उसका सुंदर चेहरा प्रकट हो गया। उसकी त्वचा कोमल है, व्यवहार शांत है, आंखें सुंदर हैं, गल मुस्कुराते हैं, अनकहे शब्द हैं और ऑर्किड जैसी खुशबू है। वह इतनी कोमल और प्यारी है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सुंदर और असाधारण है, इसकी आभा प्रकाश में और अलौकिक है। उसकी उपस्थिति झाओ शिमाई, हुओ झुओ और अन्य से कम नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हर एक की अपनी खूबियाँ हैं। पूरा दर्शक मंडल मौन, स्तब्ध और असमंजस में था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं दुआनमू बैक्स्यू की उपस्थिति से चौंक गया था या उसके शब्दों से। कोई भी कुछ नहीं बोला, बस वही लकड़ी की तरह खड़ा रहा। दुआनमू बैक्स्यू, मुझे अब याद आया, अंत में ये फैंगचेन ही था जिसने चुप्पी तोड़ी और अचानक उसे एहसास हुआ। 10 विवाह प्रमाणपत्रों में से एक पर नाम दुआनमू बैक्स्यू था, लेकिन क्या आपका नाम दुआनमू किंकिंग नहीं है? क्या ये हो सकता है? ये वह नाम था जो फैंगचेन ने भाई बहन को बताया था जब वे मिले थे। दुआनमू बैक्स्यू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, यह मेरा नकली नाम है। भाई दुआनमू के बारे में क्या? यही उसका असली नाम है। तो फिर आप नकली नाम क्यों इस्तेमाल करते हैं? आखिरकार ये तो मुफ्त भोजन है। दुआनमू बैक्स्यू ने शर्माते हुए कहा। फैंगचेन अवाक रह गया। उसने फिर पूछा, तो फिर तुम मुझे खोजने के लिए इस बार लुओ त्यानेयो आए हो?
दुवानमू बेक्सुए ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मेरे भाई को अन्य काम थे, इसलिए मैं उनके पीछे चला गया। तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? फैंग चेन ने फिर पूछा। इससे पहले लिन जुयान और फिर झाओ शिमाई, वे दोनों अपनी सगाई तोड़ने के लिए मेरे पास आए थे। मिंग याओ भी यही चाहती थी। उसका मूल इरादा सगाई तोड़ना था, लेकिन मुझे जानने के बाद उसने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसलिए उसे लगा कि दुआनमू बेक्सु भी वैसी ही है, लेकिन उसने पहले की दोस्ती के कारण सीधे तौर पर यह नहीं कहा। वास्तव में आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सगाई रद्द करना चाहते हैं तो सीधे मुझे बताएं। मैं समझता हूँ, आखिरकार कोई भी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहता जिसे वह नहीं जानता। उसने शांति से कहा। सगाई तोड़ दो, दुआनमू बेक्सु ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। जब तक आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, मेरा सगाई रद्द करने का कोई इरादा नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ कि दादाजी की दृष्टि अच्छी है। वह जिस व्यक्ति को मेरे लिए चुनते हैं वह वही होना चाहिए जो मुझे पसंद हो। जब मुझे पता चला कि तुम मेरी मंगेतर हो तो मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया। जब उसने ये कहा तो उसके चेहरे पर एक मीठी और शर्मीली मुस्कान थी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सारा स्थान शांत हो गया। फैंग चेन भी दंग रह गया। उसने अविश्वास से दुवानमू बेक्सुए को देखा। उसकी आंखें प्रश्नचिन्हों से भरी थीं। तुमने क्या कहा? उसे लगा कि उसने गलत सुना है। मैंने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दुवानमू बेक्सुए ने साहस जुटाया और ऊंची आवाज में कहा। क्यों? फैंग चेन हैरान था। उन्हें लगा कि दुआनमू बेक्सु को झाओ शिमाई जैसा ही होना चाहिए। पहले तो उसने उसे नीची निगाह से देखा और फिर वह उससे सगाई तोड़ना चाहती थी। ये स्क्रिप्ट गलत है। दुआनमू बेक्सु ने पलकें झपकाईं और कहा, क्यों? क्योंकि हमारी सगाई हो चुकी है। चूंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से सगाई पूरी करूंगी और तुमसे शादी करूंगी। फैंग चेन अवाक रह गया। दुआनमू बेक्सु ने उसका हाथ पकड़ लिया, बड़ी बड़ी नम आंखों से उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम जिम्मेदार नहीं बनना चाहते? ये ठीक नहीं है। दुआनमू बेक्सु के अचानक आने से फैंग चेन घबरा गया, विशेषकर जब उसने उसका सुंदर गोरा चेहरा और आशा भरी आंखें देखीं, तो उसे बोलना नहीं आता था। नहीं। अचानक तो चेन गेट की दिशा से एक आवाज आए, उसके बाद एक ठंडी हवा आई। फैंग चेन इस ठंड से कुछ हद तक परिचित था। पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि आने वाला व्यक्ति लिन जुयान था। फैंग चेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि लिन जुयान की साधना पहले स्तर पर पहुंच गई थी और उसकी आभा और शक्ति दोनों ने उसे अथाह एहसास दिया। ऐसा लगता है कि इस प्रशिक्षण से उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है और वह शीर्ष प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की ताकत रखती है। इस समय उसका चेहरा ठंडा लग रहा था, जो कि सामान्य बात थी। आखिरकार उसका व्यक्तित्व ठंडा ही था, लेकिन ठंडे चेहरे के नीचे थोड़ी ठंडक है। वह फैंग चेन के दूसरी ओर आए, उसे अपनी बाहों में लिया और कहा, फैंग चेन, तुम सहमत नहीं हो सकते? क्यों? इससे पहले कि फैंग चेन जवाब दे पाता, दुआनमू बेक्सु ने असंतुष्ट होकर कहा, क्योंकि वह कहना चाहती थी कि वह भी फैंग चेन की मंगेतर है। लेकिन जब उसने सोचा कि विवाह प्रमाण पत्र उसके हाथों नष्ट हो गया है, तो उसके चेहरे पर अचानक उदासी छा गई। अंत में उसने कहा, वह और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी सगाई कर चुके हैं। उसने मेरी सबसे अच्छी दोस्त से वादा किया था कि वह उससे शादी करने वाला पहला व्यक्ति होगा। हाँ। दुआनमू बेक्सु ने पलकें झपकाईं और फैंग चेन की ओर देखा। फैंग चेन ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ सिर हिलाया। दुआनमू बेक्सु ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, बस मुझसे दूसरी शादी कर लो। फैंग चेन और लिन जुयान ने उसे चौड़ी आंखों से देखा। यही बात आसपास के सभी लोगों के लिए भी सत्य है। आप तियाननान क्षेत्र में दुआनमू परिवार की प्रतिभाशाली महिला हैं। अगर मैं आपसे दूसरी बार शादी करूं, तो क्या यह एक रखेल बनने जैसा नहीं होगा? एक उच्च डोमेन व्यक्ति के रूप में आपका दृष्टिकोण क्या है? बाहर मौजूद हर कोई दम रह गया और झाओ पिंगफेन उलझन में दिख रहा था। यहाँ तक कि तियाननान क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोग भी फैंग चेन के साथ रहने को तैयार हैं, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वह कितना उत्कृष्ट है। जहाँ तक अपने दादाजी की तथाकथित बात सुनने की बात है, तो उन्हें इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पहले भी इस पर सहमति जताई थी। ये तियानयांगजी के कारण था। तियानयांगजी की मृत्यु के बाद वह इस बात को लेकर असमंजस में थे कि अपनी पोती से विवाह करें या नहीं। यही कारण था कि उसने ये दिखावा किया कि उसे पता ही नहीं कि झाओ शिमाई सगाई तोड़ने जा रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। झाओ शिमाई ने ये दृश्य देखा।
किसी कारण से ईर्ष्या महसूस कर रहा था, वगैरह। अचानक उसे साहस का एहसास हुआ और वह जोर से चिल्लाई। ये ध्वनि तुरंत पूरे विश्व में गूंज उठी और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। फैंग चेन और अन्य लोगों की नज़रें स्वाभाविक रूप से झाओ शिमाई की ओर आकर्षित थीं। मैंने देखा कि झाओ शिमाई लाल आंखों से फैंग चेन को घूर रहा था, मानो वह रोने वाला हो। उसने फैंग चेन को देखा और जोर से चिल्लाई, मेंग चेन, मैं तुम्हारे साथ सगाई नहीं तोड़ना चाहती, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा स्थान पुनः शांत हो गया। दर्शकों में उपस्थित सभी लोग, यहाँ तक कि गुप्त क्षेत्र से बाहर के लोग भी, तुरंत चुप हो गए। झाओ शिमाई ने वास्तव में सार्वजनिक रूप से ऐसे शब्द चिल्लाए, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। काफी समय के बाद आखिरकार किसी ने चुप्पी तोड़ी। किसी ने भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि उन्हें भी लगा कि यह एक सपना है। शेंडोंग क्षेत्र से लिन जुएयान। लुतियान्यू में झाओ शिमाई। दक्षिणी क्षेत्र में डुआनमू बर्फ से ढका हुआ है। ये अपने आप में स्वर्ग की सुंदरता है, जिनके असंख्य प्रेमी हैं। लेकिन अब वे फैंग चेन को घेर चुके हैं और उससे सगाई कर चुके हैं। काफी देर बाद दर्द भरी दहाड़ें गूंजती रहीं। ऐसा नहीं था कि उस पर किसी चीज ने हमला किया था, बल्कि यह कि उसके सामने जो दृश्य था उससे वह बहुत आहत था। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? ये फैंग चेन का गुरु कौन है? मैं उसे अपने गुरु के रूप में पूछना चाहता हूँ। मैं उसे मार डालूंगा। गर्जना जारी रही और युद्ध अचानक मनुष्यों और देवताओं के बीच क्रोध के दृश्य में बदल गया। ईर्ष्या, जलन और घृणा की नजरें फैंग चेन पर पड़ी, जो उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। कहने की जरूरत नहीं है कि कम उम्र के बावजूद झाओ शिमाई की खूबसूरत उपस्थिति ने कई लोगों का दिल जीत लिया है। डुआनमू बैक्सुए का उल्लेख नहीं करना, वो क्षण जब ऊपरी क्षेत्र के लोगों ने अपना असली रूप दिखाया, उसने कई लोगों के दिलों को छू लिया। जहां तक लिन जुएयान की बात है, हालांकि वो कमजोर शेंडोंग क्षेत्र से आई थी, लेकिन जब वह लुतियान क्षेत्र में उतरी तो उसका अनोखा स्वभाव और रूप फैल गया और उसे क्यूशु की बर्फ सुंदरी के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन अब ठंडी और घृणित बर्फ सुंदरी, जिसने उन्हें सपने में खारिज कर दिया था, फैंग चेन का हाथ पकड़ रही थी और वह गर्वित और भयंकर चीज उसकी बांह को दबा रही थी। दूसरी ओर डुआनमू बैक्सुए के लिए भी यही सच है। वे फैंग चेन को अपनी ओर खींचने से खुद को रोक नहीं सके, मानो वे किसी आदमी को लूट रहे हों। जिउझोउ के लोगों ने ऐसा दृश्य देखा और कुछ देर तक उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें। ये जिउझोउ सम्मेलन फैंग चेन की मंगेतर पार्टी में कैसे बदल सकता है? फैंग चेन के प्रति उनकी ईर्ष्या और भी गहरी होती जा रही है। अगर वे एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वे निश्चित रूप से 5वें स्तर की ईर्ष्या दाओ वेन को जगाने में सफल होंगे। झाओ शिमाई के चिल्लाने के बाद वह परवाह किए बिना फैंग चेन के पास आई और स्वेच्छा से कहा, मुझे परवाह नहीं है। चूंकि विवाह प्रमाण पत्र नष्ट हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। उन्होंने कहा, भले ही मैं सबसे छोटी हूँ, फिर भी मैं तैयार हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा श्रोतागण पुनः चुप हो गया। हे भगवान, क्या मैंने सही सुना? झाओ शेंगनव वास्तव में फैंग चेन का पीछा करना चाहती थी और वह सबसे छोटी होने को तैयार थी। क्या उसने पहले ही सगाई नहीं तोड़ दी थी? अब तुम्हें इसका अफसोस क्यों है? मुझे नहीं पता, क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसकी प्रतिभा से आकर्षित हुई हो? हर कोई हैरान था और सोच रहा था कि झाओ शिमाई ने ऐसा क्यों किया। गुप्त क्षेत्र के बाहर केवल यानझोंग ने आह भरी और कहा, ये वास्तव में भाग्य है जो लोगों को चिढ़ाता है। मुझे डर है कि कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि उनके बीच क्या हुआ। यदि उसने मेंगचेन को नहीं देखा होता और झाओ शिमाई को उनके बीच हुई बात के बारे में बात करते नहीं सुना होता, तो वह विश्वास नहीं करता कि उनके बीच क्या हुआ था। फैंग चेन ने आश्चर्य से झाओ शिमाई को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह जिउझोउ में सबके सामने ऐसे शब्द कहेगा। झाओ शिमाई ने उसे दयनीय दृष्टि से देखा। हालांकि उसका चेहरा हट से भरा था, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें विनती से भरी थीं। वह उससे क्षमा मांग रही थी और उसे एक मौका देने की उम्मीद कर रही थी। मूर्ख, फैंग चेन ने असहाय होकर कहा, ये जानने के बाद कि आपने उन्हें नहीं मारा, मैंने आपको दोष नहीं दिया। तो फिर तुम्हारे साथ पहले क्या हुआ था? झाओ शिमाई की आंखें लाल हो गईं और उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू बहने लगे। फैंग चेन और अधिक असहाय हो गया और आवाज संचरण में कहा, तुम मूर्ख हो। आप त्यानिक्स्यू संत संप्रदाय का गौरव हैं और मैं पहले से ही आपके संप्रदाय का दुश्मन हूँ। अगर मैंने उस समय आपको माफ कर दिया होता तो आपकी स्थिति कैसी होती? झाओ शिमाई दंग रह गया और उसने अज्ञानता से सिर हिला दिया।
तो बात यही है। उस समय फैंग चेन उसके बारे में सोच रहा था। तब, नहीं, फैंग चेन मेरी है, मेरे पास विवाह प्रमाण पत्र है। फैंग चेन मेंग्याओ का है, मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं दे सकता। झाओ शिमाई कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डुआनमू बैक्सियो और लिन जुएयान ने उसे बीच में रोक दिया। ये देखकर कि दोनों फैंग चेन को जाने देने के लिए तैयार नहीं थे, झाओ शिमाई जोर से चिल्लाया, मैंने फैंग चेन को चूमा। पूरा स्थान फिर से शांत हो गया। गुप्त क्षेत्र के बाहर झाओ टोंग उठकर बैठ गया, उसकी नसें बाहर निकल आईं। उसकी बेटी का पहला चुंबन चला गया है, और उसने इसकी घोषणा सीधे इतने सारे लोगों के सामने की। हालांकि यह कोई बड़ा प्रभाव नहीं है, लेकिन अगर फैंग चेन अंत में मना कर देता है, तो यह उसकी बेटी पर एक बड़ा दाग बन जाएगा। माएँ इतनी मूर्ख क्यों हैं? अब ये कहने का क्या मतलब है? झाओ टोंग ने झाओ पिंगफान को देखा। वह चाहता था कि वह झाओ शिमाई के बारे में बात करे, लेकिन झाओ शिमाई मुस्कुराए और बहुत खुश दिखे। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? ये मैया पर एक बड़ा दाग है। झाओ टोंग ने हैरान होकर पूछा। किसने कहा कि? झाओ पिंगफान को इसकी परवाह नहीं थी, और वह मुस्कुराया, अगर मैं फैंग चेन से शादी कर ले तो ये बेहतर होगा। लेकिन ये बहुत शर्मनाक है, झाओ टोंग ने कहा। चेहरा, झाओ पिंगफान ने हल्के से कहा, ये तथाकथित चेहरे की वजह से था कि मैया को नुकसान पहुंचा था। अगर मैया सख्त होती, तो वह इतनी विनम्र कैसे हो सकती थी? झाओ टोंग अवाक रह गया। बाद में उन्होंने अपनी बेटी और फैंग चेन के बारे में भी सुना। दोनों की मुलाकात निचले क्षेत्र में हुई थी, और उस समय बेटी के मन में फैंग चेन के लिए कुछ भावनाएं थीं। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन अपना नाम बदल लेगा, जिसके कारण उसका तलाक हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये प्रेम आपदा नियति में ही लिखी थी। भूल जाओ। वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और धीरे से अपना सिर हिलाया। बेटी को स्वयं चुनने दें। संत, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बाई बाई का चेहरा बैंगनी हो गया था और वह गुस्से में था। इस समय उसे लगा कि उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा गया है। उसने पहले भी फैंग चेन को ये कहकर अपमानित किया था कि वह संत के योग्य नहीं है, लेकिन संत ने वास्तव में फैंग चेन के लिए अन्य दो के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। संतरी, तुम हजारों सालों से मेरे त्यानिक्सुए संत संप्रदाय के लिए शर्म की बात हो। तुमने वास्तव में निचले क्षेत्र से एक कुतिया को अपने ताओवादी साथी के रूप में चुना है। तुम मेरे त्यानिक्सुए संत संप्रदाय की संतरी होने के योग्य नहीं हो। उसने फैंग चेन की ओर इशारा किया और दहाड़ते हुए कहा, मत भूलो, उसने मेरे त्यानिक्सुए संत संप्रदाय के अनगिनत त्यानजियो शिष्यों को मार डाला। साध्वी, तुम अपने दुश्मन के साथ हो और त्यानिक्सुए संत संप्रदाय को धोखा दे रही हो। भाई न्याजी, क्या आप बस ये सब होते हुए देखते रहेंगे? उन्होंने एक अन्य स्थान पर देखा, जहां सूची में दूसरे स्थान पर मौजूद न्याजी, जो कि घटित हो रही हर चीज पर नजर रख रहा था। न्याजी ने बाई बाई की बातें सुनी, झाओ शिमाई को उदासीनता से देखा और कहा, संतरी, कृपया वापस जाएं। मैं उसके साथ आपकी मृत्यु से सहमत नहीं हूँ। उसके साथ मेरे मामले का इससे क्या संबंध है? झाओ शिमाई ने ठंडे स्वर में कहा। न्याजी संप्रदाय में अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध है, और वह संप्रदाय में युवा पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि झाओ शिमाई न्याजी से डरता है। दोनों के बीच स्थिति बनी हुई है। मैं आपका वरिष्ठ भाई हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे आपको आदेश देने की शक्ति है। लेकिन चूंकि आप मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए मुझे एक बार कार्रवाई करनी होगी। उसने ठंडे स्वर में फैंग चेन से अपनी आंखें मिलाईं, और उसी समय राज्य की आभा धीरे धीरे निकलने लगी, और वह वास्तव में दाओ राज्य के 5वें स्तर पर पहुंच गया। दाओ का 5वां स्तर गुप्त क्षेत्र में सबसे ऊंचा क्षेत्र है, और ये लगभग अजेय है। आप क्या करना चाहते हैं? झाओ शिमाई फैंग चेन के सामने खड़ी होकर नियान जी को घूर रही थी। ये देखकर बाई बाई की आंखें चमक उठी। वह आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि नियान जी हमेशा झाओ शिमाई से शादी करना चाहता था ताकि वह त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय का वास्तविक मुख्य व्यक्ति बन सके। ये देखकर कि झाओ शिमाई फैंग चेन के लिए ऐसा कर रही थी, वह उसे मारना क्यों नहीं चाहेगा? वरिष्ठ भाई, मैं आपकी मदद करूंगा। बाई बाई स्वाभाविक रूप से चुपचाप खड़ी होकर नहीं देख सकती थी। संप्रदाय के लिए इस कलंक को मिटाना शिष्य का कर्तव्य है। संत कन्या, यह आदमी तुम्हारे योग्य नहीं है, केवल मैं ही इसके योग्य हूँ। नियान जी ने गर्व से कहा। वाह! झाओ शिमाई का भाला फट गया, और उसने कहा, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा, भले ही मैं मर जाऊं। यह ऐसी चीज नहीं है जिसका निर्णय आप कर सकें।
नियान जी को इस बात की परवाह नहीं थी कि झाओ शिमाई सहमत होंगे या नहीं। जब तक वह अपनी मजबूत प्रतिभा और ताकत दिखाता रहेगा, गुरु निश्चित रूप से झाओ शिमाई का विवाह उससे कर देंगे। उसने हमेशा झाओ शिमाई को अपनी चीज माना था, इसलिए जब उसने देखा कि उसकी अपनी चीज ने उसे धोखा दिया तो वह क्रोधित क्यों न हुआ। फैंग चेन ने भारी भाव से नियान जी की ओर देखा। वह यह अच्छी तरह जानता था कि उसकी वर्तमान ताकत उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता, लेकिन वह ज्यादा डरा नहीं क्योंकि उसके हाथ में कई तुरुप के पत्ते थे। वह आगे बढ़ गया और डुआनमू बैक्सियो और लिन जुयान को भी मामले की गंभीरता का एहसास हुआ और उन्होंने फैंग चेन को परेशान करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने अपने अपने जादुई हथियार निकाल लिए और फैंग चेन को नियान जी बाई बाई के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए तैयार हो गए। दिलचस्प। दूसरी ओर जियानहुओ, हुओजुए और विभिन्न बलों के अन्य तियानजियो सभी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। दोनों पक्ष इस युवा पीढ़ी के शीर्ष शक्तिशाली व्यक्ति हैं। यदि दोनों पक्ष हार तक लड़ते हैं तो वे बड़ा सौदा कर सकते हैं। इस वजह से शीर्ष 10 में प्रवेश करना असंभव नहीं है। नियान जी ने अपने हाथ में एक अर्धचंद्राकार चाकू पकड़ रखा था। ठीक है, जल्द ही एक और खजाना सामने आएगा। बेहतर होगा कि मैं जल्दी से तुमसे छुटकारा पा लूं। अगले ही पल उसके पीछे की सांसें उखड़ गईं। 10 दूसरे स्तर के दाओवन प्रकट हुए और उनमें से प्रत्येक दूसरे स्तर के दाओवन के शिखर पर है, तीसरे स्तर को तोड़ने से बस एक कदम दूर। बाई बाई भी तेजी से आगे बढ़ी और कार्रवाई के लिए तैयार हो गई। टकराना। लेकिन जब दोनों पक्ष लड़ाई के कगार पर थे तो पत्थर का खंभा अचानक एक चमकदार रोशनी के साथ फट गया, जिससे पूरा तुचेंग रोशन हो गया। प्रकाश ने तुरंत ही कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। क्या हो रहा है? इतनी तेज रोशनी, क्या ये खजाना बनने वाला है? हर बार जब कोई खजाना दिखाई देगा तो पत्थर का खंभा एक चमकदार रोशनी के साथ फूट पड़ेगा, और पत्थर के खंभे की रोशनी की ताकत खजाने की गुणवत्ता निर्धारित करती है। इस बार चमकती हुई रोशनी पहले से कई गुना अधिक तेज है। चलो चलें, इस बार जो खजाना दिखाई देगा वह असाधारण होगा। अगर तुम धीमे हो तो यह वह कमीना दुआनमू जिंग छीन लेगा। जाओ जाओ जाओ। अन्य लोगों ने नियान जी और फैंग चेन के बीच लड़ाई की परवाह नहीं की और पत्थर के खंभे की ओर भाग गए। नियान जी ने ये देखा और लड़ने की योजना नहीं बनाई। उसकी नज़र में खजाना फैंग चेन को मारने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। बेटा, तुम भाग्यशाली हो, लेकिन ये केवल इस बार है। मैं तुम्हें अगली बार मार डालूंगा। ऐसा कहकर उसने जादुई हथियार वापस ले लिया और पत्थर के खंभे के पास चला गया। भाई बाई बाई ने जब नियान जी को जाते देखा तो वह चिंतित हो गया। अब फैंग चेन को मारने का एक अच्छा मौका था, लेकिन नियान जी ने बाई बाई पर कोई ध्यान नहीं दिया और अकेले ही चले गए। ये देखकर बाई बाई ने मन ही मन कोसा, लेकिन वह ये भी जानता था कि वह फैंग चेन और अन्य लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। वह केवल इतना ही कह सका, बेटा तुम भाग्यशाली हो, लेकिन केवल इस बार। ऐसा कहने के बाद वह मुड़ा और चला गया और त्यानिक्सुए संत संप्रदाय के 10 शिष्य स्वाभाविक रूप से उसके पीछे चले गए। जल्द ही सभी लोग तितर बितर हो गए। ये देखकर कि डुआनमू जिंग शुरू से अंत तक प्रकट नहीं हुआ था, फैंग चेन ने डुआनमू बैक्सियो से पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? डुआनमू बैक्सियो अभी बहुत खतरे में था, लेकिन डुआनमू जिंग दिखाई नहीं दिया, जिससे उसे संदेह हुआ कि वह बिल्कुल भी आसपास नहीं था। फैंग चेन ने अनुमान लगाया कि डुआनमू जिंग की ताकत के साथ यहाँ तक कि नियान जी भी निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। डुआनमू बैक्सियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। वह एक पारिवारिक मिशन के लिए लुतियान्यू आया था। मुझे लगता है कि वह मिशन पूरा करने गया था। डुआनमू बैक्सियो का इरादा फैंग चेन से यह बात छिपाने का नहीं था, और ऐसा प्रतीत होता था कि उसे उस पर कोई संदेह नहीं था। फैंग चेन को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने पत्थर के खंभे की ओर देखा और कहा, चलो चलते हैं और अवसर का लाभ उठाते हैं। स्वाभाविक रूप से वह इस अवसर को नहीं चूकेंगे। अब जब उसके चारों ओर 3 शीर्ष प्रतिभाशाली लोग हैं, तो निंग तियानचेन के आने पर भी उसका लड़ना तय है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, डुआनमू बैक्सुए और अन्य 2 ने एक स्वर में कहा। तीनों ने देखा कि दूसरे पक्ष ने भी वही बात कही जो उन्होंने कही थी, और वे तुरंत एक दूसरे को घूरने लगे। मेरी नकल मत करो, तुम अभी भी मेरी नकल कर रहे हो। यदि आप फिर से मेरी नकल करेंगे तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। तीनों लोग तेजी से आगे बढ़े। वे सभी साधना के प्रथम स्तर के हैं, लेकिन जो स्वभाव फूट पड़ा वह ताओवादी क्षेत्र में किसी भी चौथे स्तर के स्वर्गीय कौतुक से कमतर नहीं था। फैंग चेन को सिरदर्द महसूस हुआ और वह चिल्लाया, ठीक है,
अपना व्यवहार ठीक रखो। ये तर्कसंगत है कि फैंग चेन, जो झोयुआन क्षेत्र के केवल 8वें स्तर पर थी, सबसे काया होनी चाहिए, लेकिन इस आवाज ने तुरंत उन तीनों को शांत कर दिया और उन्होंने छोटी पत्नियों की तरह व्यवहार किया। गुप्त क्षेत्र के बाहर के लोगों ने स्वाभाविक रूप से ये दृश्य देखा और वे इतने हैरान हो गए कि उनके जबड़े लगभग खुले रह गए। कुछ लोगों ने तो खून थूक दिया और फर्श पर रो पड़े। कुछ लोग इतने हताश हो गए थे कि उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली और आत्महत्या करने वाले थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें रोक लिया गया। वे वास्तव में ये स्वीकार नहीं कर सके कि उनके अपने क्षेत्र में स्वर्ग के प्रिय लोग वास्तव में एक पुरुष के आसपास थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे छोटी पत्नियों की तरह व्यवहार करती थीं और बहुत अच्छा व्यवहार करती थीं। यह उन्हें मारने से भी अधिक दर्दनाक था।